नमस्कार, मेट्रो सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए अंतिम दिन सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन ने नामांकन भरा। इसके अलावा निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जीतने के लिए उम्मीदवारों को 31 वोट चाहिए, जिसके लिए राज्यसभा में 10 जून को वोटिंग की जाएगी। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी से उम्मीदवार कृष्णलाल पवार ने नामांकन भरा। इसी के साथ दूसरी तस्वीर में अजय माकन कांग्रेस से उम्मीदवार ने नामांकन भरा। इसी के साथ हम बात करते हैं निर्दलीय उम्मीदवार की, तो कार्तिकेय शर्मा ने यहां पर अपना नामांकन भरा है। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन भरा गया। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कृष्णलाल पवार ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। कृष्णलाल पवार के नामांकन के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पवार ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा है और अजय माकन ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। सीएम ने कहा कि देखना होगा कि क्या व्यवस्था बनती है। अगर और भी नामांकन आते हैं तो 10 तारीख को मतदान की स्थिति बनेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि 31 बीजेपी उम्मीदवार को जीत के लिए 31 विधायक चाहिए। है कि राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा में जो खाली थी, उसका आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी का फार्म भरवाया है और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन उनका एक फार्म भरवाया है। अभी तक 2 फार्म भरे गए हैं। सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई परिस्थिति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है। 10 तारीख को वोटिंग होगी। चर्चा है कि एक निर्दलीय कैंडिडेट आ रहा है। देखिए, ये एक सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है और उस लोकतांत्रिक अधिकार में फार्म भरना सबका काम है। जो भरेंगे तो उसके बाद पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी के पास उससे अधिक वोट हैं जितने कृष्णलाल पवार जी को चाहिए, तो विजय सुनिश्चित है और आज सबने मिलकर उनका फार्म जो है अभी जमा कराया है। सर, निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ रहे हैं, फिर चुनाव की भी नौबत आएगी, निर्दलीय को समर्थन करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? एक बार आने दो मैदान में। अभी तो कोई फार्म आया नहीं है। जब फार्म आएगा, कोई अप्रोच करेगा तो फिर उस विषय पर विचार करेंगे। विधानसभा में हम साथ हैं, लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलग जाने का निर्णय किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और केंद्र में सभी वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र के संगठन का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही मजबूत पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं, नतमस्तक करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसलिए मैं केंद्र सरकार के संगठन का, हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं नमन करता हूं। 1991 में जनता पार्टी की टिकट पर आसंध विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीते। 1996 में आसंध विधानसभा से एएसपी की टिकट पर लड़े और फिर से जीते। 2005 में आईएनएलडी में शामिल हुए और आसंध से चुनाव लड़े। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें चुनाव में हराया। 2009 में
इस राना सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। स्वतंत्र उम्मीदवार को हराकर विधानसभा के लिए चुने गए। 2014 में उसी क्षेत्र से विधानसभा के लिए फिर से चुने गए। उन्होंने कांग्रेस के बलबीर सिंह को हराया। बाद में वह परिवहन, आवास और जेल मंत्री भी बने। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में चलाई जा रही योजनाओं के लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद उन्होंने किया। इसी कड़ी में प्रदेश में कई जिलों में भी गरीब कल्याण सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका आयोजन किया गया। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर गुरुग्राम की है, जहां गरीब जन कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने शिरकत की। दूसरी तस्वीर पलवल की आपको हम दिखा रहे हैं, जहां कार्यक्रम में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। वहीं झज्जर में उपायुक्त शक्ति सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की और कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ योग्य पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा रहा है। तो गुरुग्राम, पलवल और झज्जर की 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम के आयोजन किए गए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम की, अगर हम बात करते हैं पलवल की, तो यहाँ पर राव इंद्रजीत का क्या कुछ कहना था, और पलवल की अगर बात की जाए तो मूलचंद शर्मा का क्या कुछ कहना था, वो भी आपको सुनाते हैं। 2 साल से प्रधानमंत्री का भी सीधा संपर्क तो पब्लिक से हो नहीं पाया कोविड की वजह से, और आज के दिन जब 8 साल पूरे हो रहे हैं और नई 5 साल की सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं या हो चुके हैं, तो आज प्रधानमंत्री ने अभी तक जो काम किया है पब्लिक के लिए, लाभार्थियों को जो उन्होंने सुविधाएं प्रदान करी हैं, उसके लिए सारे देश के अंदर आज के दिन ये एक सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ ज़रूरी भी था कि भाई इस सरकार ने जो लोगों के लिए काम किए हैं वो दोबारा से लोगों के जहन तक पहुँचाए जाए। उसके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम व्यक्ति, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो सरकार की तरफ आस लगा कर बैठा हुआ है और ये सोचता है कि सरकार की योजनाएं जो है वो कब तक हम तक पहुंचेंगी, ऐसे लाभार्थियों का एक प्रोग्राम आयोजन आज किया गया है और जन जन तक हमको ये पहुंचाना है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिमला से देश भर में लगभग 1500 कार्यक्रम हो रहे थे, उन सबको संबोधित किया है। तो उसमें आज जिला स्तर का कार्यक्रम यहाँ किया गया है और विभिन्न योजनाओं से लगभग 17 योजनाएं हैं, केंद्रीय योजनाएं, उनके प्रतिभागी जो बेनिफिशियरीज थे उनको बुलाया गया था, उनके अनुभव भी हमने सुने। इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे लोगों को धरातल पे पूरा जानकारी मिल सके और लोगों को ये विश्वास हो कि हाँ, ये अभी योजनाएं जो है ये आपके लाभ के लिए है और आपको इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर में चलाई जा रही योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों के साथ सीधा संवाद किया है। इस मौके पर फरीदाबाद के लोगों से भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और जिला उपायुक्त समेत आला अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि जिले में प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच व जन कल्याण के उद्देश्य से शुरू की गई योजनाओं के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री ने सीधा संवाद किया और उनसे पूछा कि इन योजनाओं का लाभ लेकर उन्हें कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से बात करके लाभार्थियों ने भी खुशी जाहिर की और उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया है कि किस तरीके से उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है, कैसे इन योजनाओं से लोगों के जीवन में सुधार आने के साथ साथ उनके आर्थिक विकास के रास्ते खुल रहे हैं।
देश में जो पिछले 8 सालों से देश के गरीब के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनसे सब लाभार्थियों से रूबरू बात करने का उनका आज का कार्यक्रम था। आज वो देश के करोड़ों लोगों से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने कुछ प्रदेशों से लाभार्थियों से बात भी की है और आज देश के 10 करोड़ से अधिक किसानों को 21,000 करोड़ रुपए उन्होंने 10वीं किस्त के रूप में उनके खातों में भेजने का काम भी किया। मैं हमारी जो उषा मैडम है इनसे जुड़ी हुई हूँ और इन्होंने जो 8 और 22 को जो मीटिंग होती है CBE की, उनमें हमें बताती हैं कि 2 टीके लगाने चाहिए और मौसमी फल खाने चाहिए और जो आयरन की गोलियां होती हैं 100 गोलियां देती हैं मैम, उनको जो कंटिन्यू जो जितना टाइम बताती हैं तो खाने चाहिए और कैल्शियम की भी गोली खाने चाहिए और जो डिलीवरी है वो अस्पताल में करानी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों का। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर डॉक्टरों ने साइबर सिटी के लोगों को जागरूक किया और तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया। दरअसल जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उन लोगों को अब सावधान होने की जरूरत है। अगर किसी को तंबाकू खाने की वजह से परेशानी हो तो तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। दरअसल युवाओं के लिए तंबाकू का सेवन एक खतरनाक समस्या है। समय के साथ हृदय रोग, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, स्ट्रोक और कई अन्य प्रकार के कैंसर जैसी गंभीर समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं, जिनमें से ओरल कैंसर सबसे सामान्य होता है। नेशनल सैंपल सर्वे संगठन के मुताबिक भारत में 14 साल से कम उम्र के 6,000 बच्चे प्रतिदिन तंबाकू का सेवन करते हैं। वहीं 15 साल से अधिक उम्र के 40% भारतीय आबादी तंबाकू का किसी न किसी रूप में सेवन जरूर करती है। तंबाकू में 4,000 से अधिक प्रकार के केमिकल होते हैं, जिनमें 70 से अधिक कार्सिनोजन और निकोटीन पाए जाते हैं, जिनका लंबे समय तक इस्तेमाल इसका आदी बना देता है, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप भी तंबाकू खाते हैं तो आज ही इससे दूर हो जाएं और संकल्प ले लें कि आपको अब तंबाकू का सेवन नहीं करना है। कहूँगा कि तंबाकू एक बहुत ही हानिकारक तत्व है। सिर्फ ये नहीं है कि कैंसर ही होता है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ होती है, फेफड़े की और बाकी शरीर की और बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। ऑलमोस्ट हर अंग पे असर करता है। कोशिश करिए कि शुरू ही ना करें। अगर शुरू कर दिया है तो छोड़ दें, और छोड़ने में आपको कोई मदद चाहिए तो आप हमारे पास आ सकते हो। हमारे पास हर तरीके की मदद अवेलेबल है पारस हॉस्पिटल गुड़गांव। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर झज्जर में लोगों को तंबाकू के विरुद्ध जागरूक करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान झज्जर नागरिक अस्पताल की MS डॉक्टर कनिका और NTCP नोडल अधिकारी उप सिविल सर्जन डॉक्टर ममता त्यागी ने आम लोगों को जागरूक किया और बताया कि तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों की वजह से मृत्यु दर में अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे एक महामारी घोषित किया था। इसी को लेकर हर साल 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। तंबाकू के सेवन करने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। इसके सेवन से फेफड़ों और मुंह का कैंसर हो सकता है, जो कि आपके लिए जानलेवा साबित होता है। जहां धूम्रपान किया जाता है वहां पर पर्यावरण भी प्रदूषित रहता है। इसलिए हमें मिलकर अपने क्षेत्र को धूम्रपान रहित बनाना होगा। नहीं करूंगा। मैं अपने परिजनों, मित्रों एवं परिचितों को भी तंबाकू उत्पादों के सेवन। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध कार्यक्रम मनाया गया है, क्योंकि आज पूरे विश्व भर में तंबाकू के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि हर दूसरा आदमी बीमारी से पीड़ित है और जहां बीमारी से पीड़ित है वहीं पर आज पर्यावरण भी प्रदूषित होता जा रहा है। जो सरकार ने अब की बार थीम दिया है कि पर्यावरण संरक्षण करना है, इसी को लेकर आज हमने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से नागरिक अस्पताल झज्जर में नागरिक अस्पताल के जो भी कर्मचारी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा शपथ दिलाई और साथ ही तंबाकू के खिलाफ लड़ने के लिए हमने एक सिगरेट का पुतला भी दहन किया, जो कि स्पेशल सिगरेट बनाई गई थी 12 फीट की, तो उसका पुतला दहन किया गया और लोगों को जागरूक किया।
फरीदाबाद में पिछले 3 सालों से मुहाना रोड पर नाले के चल रहे निर्माण के चलते लोगों को परेशानी हो रही है। वजह जगह जगह नाले के नाम पर यहां खुदाई करके छोड़ दिया जाता है। वहीं आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि नाले की सफाई न होने की वजह से इसमें मच्छर पनपते हैं और बीमारी का भी डर लगा रहता है। नाले में पानी रुके होने की वजह से बदबू होने लगी है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। लोगों का आरोप है कि नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, साफ सफाई कभी होती नहीं है। इसके चलते बरसात के समय में सड़क पर जलभराव की स्थिति बन जाती है और लोगों को नरकीय जीवन जीने को मजबूर होना पड़ता है। यूपीएससी 2021 का परिणाम जारी हो चुका है। पहले स्थान पर श्रुति शर्मा ने हासिल किया है। इस बार यूपीएससी की ओर से जारी परिणामों में टॉपर की सूची में लड़कियों का दबदबा रहा। वहीं यूपीएससी में फरीदाबाद की सेक्टर 16 निवासी महज जैन चयनित हुई हैं। महक की ऑल इंडिया रैंकिंग 17वीं और अर्चिता की 188वीं है। उनके पिता प्रदीप जैन एक कंपनी में जनरल मैनेजर हैं, जबकि मां घर का कामकाज संभालती है। महक को सफलता तीसरी बार में मिली। रिजल्ट आने के बाद से महक के घर में बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। महक जैन की उम्र 23 साल है। एक साल भर का प्रोसेस है पूरा, 3 स्टेज है एग्जामिनेशन के। तो मैंने अपना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था 2019 में और इनिशियल 2 अटैम्प्ट्स में नहीं क्लियर कर पाई थी प्रिलिमिनरी स्टेज, और ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था यूपीएससी में, जिसमें मैंने प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज क्वालिफाई करके ये रैंक हासिल की है। कितनी मेहनत लगी आपकी इस मुकाम तक पहुँचने में? मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि कांस्टेंट आपको एवरीडे कम से कम 8 to 10 आवर्स की मिनिमम स्टडी करनी पड़ती है। किसी भी पिता के लिए सबसे बड़ी खुशी है उसके बच्चे उससे ज़्यादा हाइट पर पहुँचे, और इसने तो पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, फरीदाबाद का नाम रोशन किया है, समाज का नाम रोशन किया है। बहुत खुश हूँ, बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, बच्चे की मेहनत सफल हुई है। बच्चे की मेहनत सफल हुई है, 17वीं रैंक हासिल की है, हरियाणा का नाम रोशन किया है। अच्छा, घर की कामकाज की बात करें तो कैसा सहयोग रहता था? घर का काम वैसे नहीं करती थी जी, पर कुछ परेशानी होती थी, कुछ होती थी तो पूरा सपोर्ट करती थी। अगर हम बीमार हैं या कुछ है, बीच में कोविड हो गया था तो पूरा संभाल लिया था। मम्मी को कुछ परेशानी है, पापा को कुछ परेशानी है, तो टाइम बाई टाइम पूरी हेल्प करती थी। गुरुग्राम में अस्पताल से जेल ले जाने के दौरान पुलिसकर्मी की गिरफ्त से 2 कैदियों के फरार हो जाने के मामले में कैदियों को अस्पताल ले जाने वाले 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। मामले में 3 और लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार हुए लोगों पर कैदियों को जेल से भागने में मदद करने का आरोप है। राकेश और अभिजीत नाम के 2 बदमाश कई आपराधिक मामलों में भूलसी जेल में बंद थे। सोमवार को इलाज के लिए उन्हें दिल्ली के LNJP अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल से इलाज कराने के बाद उन्हें भोनिसी जेल वापस लाया जाता है। उसी दौरान सेक्टर 38 के एक होटल में पुलिसकर्मी इन दोनों कैदियों को लेकर गए, जहां पहले से ही मौजूद इन कैदियों के 3 अन्य साथियों ने दोनों कैदियों को वहां से भगाने में मदद की। क्या नाम है, नितिन का फ़ोन आया, ये गुड़िया है मेरी साफ़ सफाई करने वाली है, उसका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भैया को पुलिस वाले ले गए। मैं क्या बात हुई, तो कह रहे मुझे कुछ नहीं पता भैया, आप आ जाओ, यहाँ ओयो में कोई भी नहीं है। तो मैं ओयो में आ गया था। ओयो में आके और देख रहा हूँ तो इतनी देर में मेरे छोटे भाई का फ़ोन आ गया कापाखेड़ा थाने से, कह रहे कि भैया मैं यहाँ थाने के पास खड़ा हूँ, आप कहाँ हूँ? मैं कहा मैं वहीं से आ रहा हूँ द्वारका से, मिल मेरे को वहाँ पर। तो वहाँ से फिर उसको मैं लेके आ गया, और लेके जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ गाड़ी खड़ी करी है, एंट्री करी है मेरे छोटे वाले भाई ने, इतने में 2 CI स्टाफ की गाड़ी लगती है, एक अपने सेक्टर 31 की और एक पालम बिहार वाले की। थे जो भोंडसी जेल में बंद थे, एक का नाम अभिजीत और एक का नाम राकेश था। इनको इलाज के लिए भोंडसी जेल से और LNJP हॉस्पिटल हमारी एस्कॉर्ट गार्ड के मुलाजिम लेके गए थे, और जब वो वापस वहाँ हॉस्पिटल से वापस लेके आए तो सेक्टर 38 में एक ग्रीन ट्री के नाम से होटल है, वहाँ लेके गए और वहाँ उनको बातों में उलझा के, और वहाँ से वो दोनों जो कैदी थे वो वहाँ से भागने में सफल रहे।